हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ 5 पॉइंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर हमारे पास मान लो कोई मैट्रिक्स है और हम उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जो कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर 2, 3 या मान लो हमारे पास कोई स्केलर लैम्डा है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है हर एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो हम इस मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बेसिकली स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स से तो उसका हर एलिमेंट स्केलर टाइम्स हो जाएगा। सो आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर। So second, addition of मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, मान लो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। ए और बी को अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A and B should be same। सेम बोल दो या फिर इक्वल, जो ऑर्डर है वो इक्वल या सेम होना चाहिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, वो दे रखी है एक्स वाई डब्ल्यू जेड और B दे रखी है 2 1 4 2 2 7। क्या हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। जो हमने दो टॉपिक पढ़े ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई है वो। एक तो हमें दे रखा है 2x माइनस वाई ये है और एक हमें दे रखा है x प्लस 2y है, वो हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए। सो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम x को निकाल लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2x 4x माइनस 2y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 -12 0 2 4
-8 और एक हमें ये दे रखी इक्वेशन, सो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 2y - 2y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 + 12 15 -2 - 8 -10 2 - 12 -10 1 4 5 5 0 5 -7 2 -5। सो हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, अब ये 5 है, वो हर ये 5 है। अब हम इस पूरी मैट्रिक्स में से 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 -2 -2 1 1 -1। तो हमारे पास x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई क्या, 3 -2 1 -2 1 -1। अब हम कैलकुलेट करेंगे y मैट्रिक्स को। हमारे पास x मैट्रिक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम y मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन में इस x मैट्रिक्स को रख देंगे, या तो सेकंड में रख लो या फर्स्ट में रख लो, किसी से भी आ जाएगी। सो 2 × x है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 -4 2 -2 2 एंड -4 -y इज इक्वल टू दिस 6 -6 0 1 2 -4। सो y को हम इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर लेके आते हैं, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 6 -4 2 -4 2 -2 -6 -6 0 1 2 -4। सो y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 -6 0 -4 + 4 0 2 -2 0 -2 -1 -3 -4 + 6 2 2 -0 2। सो ये हमारे पास आ गई y मैट्रिक्स की वैल्यू। सो x और y मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही चुन्नू सा क्वेश्चन था ये। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स है A B C, और वो हमें कुछ इस तरह से दे रखी है, डायगोनल ऑफ 2 1 1 डायगोनल ऑफ 1 1 1 और डायगोनल ऑफ 0 0 4। सो ये क्या चीज है, डायगोनल ऑफ 2 1 1 ये क्या होता है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 1 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो क्या हम एडिशन ऐसे लिख लिख के करेंगे, नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आप सीधा ऐसे भी ऐड कर सकते हो। मान लो हमें वैल्यू निकालनी A + B + C मैट्रिक्स की, हमें A + B + C मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू मीन्स इन टर्म्स हमें A + B + C मैट्रिक्स निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, A + B + C, उसको हम सीधा लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ 2 + 1 + 0 2 + 1 + 0 1 + 1 + 0 1 + 1 + 4। सो हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई 3 2 6। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 2 6 0 0 0 0 0 0। सो अगर हमें पास कोई ऐसे लिख रखा है डायगोनल्स की फॉर्म में, सो हम इसे सीधा ऐसे ऐड कर सकते हैं। मान लो हमें 2A + B + C की वैल्यू निकालनी होती, तो हम क्या कर लेते, पहले 2A की वैल्यू निकाल लेते, फिर B + C कर लेते। सो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे जंप करने से पहले छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, अगर मान लो हमारे पास कोई 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स है, सो हम उसे I2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो हमारे पास कोई 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है, सो हम उसे I3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो हमारे पास कोई 4x4 की यूनिट मैट्रिक्स है, हम उसे I4 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स को हम I2 से, 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स को हम I3 से और 4x4 की यूनिट मैट्रिक्स को I4 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो हमारे पास कोई n ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम उसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे In से। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स A और B है। A है जो हमारे पास क्या है, A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है हमें, M क्रॉस N, और B है उसका ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, Q क्रॉस P। अगर हमें मान लो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी A और B, सो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। A का ऑर्डर क्या है हमारे पास, M क्रॉस N। B का ऑर्डर क्या है हमारे पास, Q क्रॉस P। A का ऑर्डर है हमारे पास M क्रॉस N, B का ऑर्डर है हमारे पास Q क्रॉस P। A B कब पॉसिबल होगा, जब ये जो इंटरनल मेंबर्स है वो क्या हो, सेम हो। इंटरनल मेंबर्स क्या हो, सेम हो। इंटरनल मेंबर्स आर सेम, मतलब कि n है वो क्या हो, q के बराबर हो, तभी हम ab का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रख पाएंगे। और जो ab का ऑर्डर आएगा वो किससे आएगा, वो आएगा आउटर मेंबर से। आउटर मेंबर मतलब m क्रॉस p। सो ab का जो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। ये कब पॉसिबल होगा, जब n है वो q के बराबर हो, ab का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए। मान लो हमें b a का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो b का हमारे पास ऑर्डर क्या है, q क्रॉस p। a का हमारे पास ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अगर b a मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब ये जो इंटरनल मेंबर्स p और m है उनकी वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और a b का जो ऑर्डर आएगा वो किससे आ जाएगा, वो आ जाएगा आउटर मेंबर से। मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, q क्रॉस n। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए इंटरनल मेंबर्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं आखिरकार। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। सो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। सो हेडिंग लगाइए, वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास चार पॉसिबल वेज हो सकते हैं, लेकिन क्या मैट्रिक्स चारों को फॉलो करेगा, देखते हैं। हमारे पास चार पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं। हम ए का तो रो ले ले और बी का कॉलम ले ले। हम ए का रो ले ले और बी का भी रो ले ले। हम ए का कॉलम ले ले और बी का हम ले ले रो।
और हम ए का ले ले कॉलम और बी का भी हम ले ले कॉलम, लेकिन क्या मैट्रिसेस इन चारों तरफ से मल्टीप्लाई हो सकती है? नहीं। डिटर्मिनेंट है वो क्या हो सकती है? डिटर्मिनेंट में ये चारों पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट में ये ऑल पॉसिबल्स है। लेकिन अगर मैट्रिसेस हो, लेकिन अगर क्या हो? मैट्रिसेस हो, सो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? मान लो हमारे पास कोई ए बी मैट्रिक्स है, हमें ए बी का मल्टीप्लाई करना है, तो ए का तो हमारे पास होना चाहिए क्या? रो, और बी का हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉलम। मान लो हमें बी ए का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमारे पास बी ए का तो क्या होना चाहिए? रो, बी का होना चाहिए रो, और ए का होना चाहिए हमारे पास कॉलम। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास होना चाहिए रो, और सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास होना चाहिए कॉलम। सो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रो किसका? फर्स्ट का, और कॉलम किसका? सेकंड का। हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। एक आसान सी वैल्यू ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 1 5 2 क्रॉस 2 की, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 1 2, जो कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। हमें ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। सो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, हमें ए बी और बी ए मैट्रिक्स निकालनी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए बी मैट्रिक्स को। ए क्या हमारे पास 2 4 1 5 और बी क्या हमारे पास 3 5 1 2। पहले क्या लिखा हुआ है? ए, तो ए की तरफ से हमारे पास क्या आएगा? ए का रो, दूसरा में क्या दे रखा है? बी, सो बी की तरफ से हमारे पास क्या आएगा? कॉलम। मतलब ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 3 6 4 इंटू 1 प्लस 4। पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए 1 1 की। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए 1 2 की। सो 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 2 8। अब हम बात करेंगे ए 2 1 की वैल्यू क्या कहां से आएगी? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू 3 3 प्लस 5, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 10। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 10 18 8 15। तो हमारे पास ए की वैल्यू ये आ गई, और बी की वैल्यू हम निकालते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और बी ए की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर हम बी ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी की तरफ से हमारे पास क्या आएगा? रो, और ए की तरफ से हमारे पास क्या आएगा? कॉलम। तो बी ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इधर ही कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है? 3 5 1 2, और ए हमारे पास क्या है? 2 4 1 5। सो बी की तरफ से आएगा हमारे पास रो, ए की तरफ से आएगा कॉलम। तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5। सो हमारे पास वैल्यू आ गई ए 1 1 की। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए 1 2 की। सो 3 4 12, 5 इंटू 5 25। अब हमें वैल्यू निकालनी ए 2 1 की, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है सेकंड ए 2 2, मतलब सेकंड रो में जो एलिमेंट है और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उनकी। सो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 5 10। सो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स बी ए, जिसकी वैल्यू क्या आ गई? 11 4 14 37। अब हम एक 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स लेके समझ लेते हैं इसको।
मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो है 1 2 1 1 4 1 0 4 0, और कोई मैट्रिक्स बी है 1 0 4 4 0 0 0 1 0। तो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे कुछ इस तरीके से, हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की और बी ए की। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उससे पहले आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो हम वैल्यू निकालते हैं ए बी की। वन टू वन 1 4 1 0 4 0, और बी हमारे पास क्या है 1 0 4 4 0 0 1 0 0। सो पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले कॉलम से, तब हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी ए 1 1 की। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8 1 इंटू 0 0। अब पहला रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी ए 1 2 की। सो 1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। अब हमें वैल्यू निकालनी ए 1 3 की, वो किससे आएगी फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन जब होगा थर्ड कॉलम से। सो 1 इंटू 4 4 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। अब हमें वैल्यू निकालनी ए 2 1 की, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा सेकंड रो का किसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 1 1 4 इंटू 4 16 1 इंटू 0 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए 2 2 की, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। 1 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए 2 1, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो 1 इंटू 4 4 4 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0। अब हमें वैल्यू निकालनी ए 3 1 की, मतलब थर्ड रो वाले जो एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है उसकी। सो 0 इंटू 1 0 4 इंटू 4 16 0 इंटू 0 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए 3 2 की, मतलब थर्ड रो वाले एलिमेंट और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट की। तो 0 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए 3 3 की, मतलब थर्ड रो वाले एलिमेंट और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट की। सो 0 इंटू 4 0 4 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। तो बस ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 9 17 16 1 1 0 4 4 0। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम बी ए की वैल्यू निकालते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब हम वैल्यू निकालते हैं बी ए की। अब हम वैल्यू निकालते हैं बी ए की। बी हमारे पास क्या देखा है 1 0 4 4 0 0 0 1 0, और ए हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 1 1 4 1 0 4 0। अब हम इसको कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे बी ए, क्योंकि हमने खूब सारी कैलकुलेशन कर ली है। 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0, सो 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 इंटू 2 2 0 इंटू 4 0 4 इंटू 4 16, तो 2 प्लस 16 क्या आ जाएगा हमारे पास 18। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0, सो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ 4 0 0, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8 0 0। सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड कॉलम के साथ 4 0 0, क्या आ जाएगा 4। थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 1
0 1 0 4 0 क्या आएगा 4 और 0 1 0 क्या आएगा 1। तो हमारे पास बी ए की वैल्यू आ गई और ए बी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए बी ए है वो ए बी के बराबर नहीं है, सो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, जनरली मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जनरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली क्या, जनरली ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। दूसरा मल्टीप्लीकेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो हम बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, सो हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी ए के साथ चला गया और सी भी ए के साथ चला गया और ऐड हो गया। तीसरा मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लो। अभी एसोसिएटिव लो क्या है मल्टीप्लीकेशन का, मान लो हमारे पास हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई किया, सो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं और वो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद हम ए को मल्टीप्लाई कर ले इसके, सो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इक्वल आएगी। सो आगे बढ़ते पहले इतनी सी प्रॉपर्टी को आप नोट करिए। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। मान लो हमने a प्लस बी का एडिशन किया और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, सो क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? नहीं लिख सकते। क्यों? ए बी जरूरी नहीं कि हमेशा बी ए के बराबर है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस ए बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। सिक्स प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। अब मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए तभी की बात है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसे यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें,
सो आएगा मैट्रिक्स ए ही, या फिर आई का मल्टीप्लाई हम ए के साथ करें तब भी आएगा मैट्रिक्स ए। कंडीशन व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड आई इज पॉसिबल। इसकी कंडीशन क्या है? जब आई और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आप साथ साथ नोट करिएगा। प्रॉपर्टी 9, मान लो हमारे पास कोई ए है जो कि मान लो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए है वो हमारे पास क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एन एम क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस एन। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारे पास ए की पावर n और a का मल्टीप्लीकेशन है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस 1। a की पावर m मल्टीप्लाई a है, उसे हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। कंडीशन a हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, n और m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 10, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं हो सकती, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। बट एक कंडीशन है जिसमें वो कम्यूटेटिव हो जाती है। कब? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस of same order are always commutative। सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 0 ए और बी मैट्रिक्स है बी 0 0 1। हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारे पास? 1 इंटू बी, बी 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 0 इंटू बी 0, ए इंटू 0 0, यहाँ पे 0 आएगा। और ए और 0 इंटू 0 0 और ए इंटू 1 ए। अब हम बी ए मैट्रिक्स निकालते हैं। बी इंटू 1 बी, बी इंटू 0 0 इंटू ए 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू ए ए। सो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स सेम आई है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। अगर मान लो इफ मैट्रिक्स ए 0 है या फिर मैट्रिक्स बी भी एक नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स है, या फिर ए भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है और बी भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, देन इन दिस केस
जो हमारे पास ए बी होगा वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा, और जो बी ए होगा वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 12, इफ ए बी बराबर 0 या फिर बी ए बराबर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इट डज नॉट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि ए बी आपके पास 0 है या फिर और बी मैट्रिक्स आपके पास 0 है। इनका मतलब ये नहीं है कि ए मैट्रिक्स 0 है, बी मैट्रिक्स 0 है। अगर ए बी या बी ए हमारे पास नल मैट्रिक्स दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये कतई ही नहीं होगा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो भी एक नल मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 13, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 है सो वो हमेशा बराबर होगा आई एन के। किसी भी मैट्रिक्स की पावर को अगर हम 0 कर दे सो वो हमारे पास आ जाएगा आई एन के बराबर, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जहां पे एन क्या होगा, एन होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए स्टार। एक केस जहां पे ये इसके बराबर नहीं होगा या फिर ए की पावर 0 डिफाइंड ही नहीं होगा, ए की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ नल मैट्रिक्स। अगर ए हमारे नल मैट्रिक्स हुआ तो ए की पावर 0 डिफाइंड नहीं होगा।